तो जुनहाई चमकती हुई आंखों के साथ जू फैन के सामने खड़ा होता है और कहता है, प्लीज ब्रदर अब कुछ करो, हमारे साथ क्या होने वाला है। जू फैन उसे कहता है, छोटे कीड़े तुम तो हमेशा मुझे एक गुलाम कहते थे, आज तुम मुझे ब्रदर क्यों कह रहे हो। जुनहाई हंसते हुए उससे कहता है, ये तो मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपने हमारी जान बचाई है। जुनहाई यू फैन से कहता है, आज के बाद तुम मेरे बड़े भाई हो, मुझे तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मेरे जीजा जी भी बन सकते हो, हमें एक बार और बचा लो। मिस जिया चिल्लाकर उसे कहती है, जुनहाई अपनी बकवास बंद करो, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो। जू फैन मिस जिया से पूछता है, क्या यहाँ पर फैंग सिटी में 7 इंपीरियल फैमिलीज की टक्कर की कोई फैमिली है। वो उसे कहती है, हाँ यहाँ पर एक फैमिली है, यहाँ पर एक फैमिली है जिसका नाम क्यानलोंग फैमिली है, वो बहुत ज्यादा अमीर है। 7 इंपीरियल फैमिलीज वाले भी उनकी बात सुनते हैं। जू फैन जुनहाई के सर पे हाथ रखता है और कहता है, अच्छा ठीक है चलो फिर पहले वापस चलते हैं, कल हम लोग क्यानलोंग की फैमिली के पास जाएंगे। मिस जिया उससे पूछती है, लेकिन हम लोग वहाँ पर जाकर करेंगे क्या। जू फैन कहता है, हम लोग उनके साथ दोस्ती करेंगे और उन्हें अपना साथी बनाएंगे। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। क्यानलोंग पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पर 2 इंपीरियल गार्ड्स बाहर खड़े होते हैं। गार्ड्स उनकी तरफ देखकर कोई अच्छा सा रिएक्शन नहीं देते। जू फैन कहता है, इनके गार्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो लगा था ये फैमिली वाले सिर्फ स्ट्रॉन्ग है। जैसे वो लोग दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, वो गार्ड्स उनको वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर क्यानलोंग पवेलियन में क्या करने के लिए आए हो, यहीं पर रुक जाओ। जू फैन कहता है, जाकर अपने मास्टर्स को बताओ कि लू फैमिली की मिस जिया उनसे मिलना चाहती है। तो गार्ड्स उसकी हरकत की वजह से गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जू फैन उनकी तरफ देखकर बात नहीं कर रहा होता। वो कहते हैं, इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई दूसरी तरफ वो करते हुए हमसे बात करने की। गार्ड हंसते हुए कहता है, मैंने कभी लू फैमिली के बारे में नहीं सुना, ये कौन सी फैमिली है। वो गार्ड उनसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अंदर जाने देना चाहिए, इसलिए अभी यहाँ से वापस चले जाओ। जू फैन उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर अपने मास्टर से पूछना चाहिए, तुम्हारे पास ये राइट नहीं है डिसाइड करने का कौन अंदर जाएगा कौन नहीं। वो गार्ड्स उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। जू फैन हंसते हुए उनसे कहता है, तो क्यानलोंग वाले अपने गेस्ट को इसी तरह ट्रीट करते हैं, ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड मेथड है। इसी वक्त दरवाजा खुलता है और अंदर से एक नोबल लेडी बाहर आती है। ये वही लड़की है जो उस दिन बाजार में से जेड स्टोन खरीद रही थी और शॉप ओनर से कह रही थी कि तुम्हारा जेड स्टोन फेक है। वो गार्ड्स उसे देखते हुए जल्दी उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं, ये लोग यहाँ पर मसला क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको यहाँ से भगा रहे हैं। टोंगलिंग जू फैन से कहता है, ये तो वही लड़की है। उस लड़की का नाम नुई होता है। नुई उनसे कहती है, अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर विजिटर्स बनकर आए हो, विजिटर्स हमारे गेस्ट हैं, आ जाओ अंदर। साथ ही वो जू फैन से कहती है, तो हम एक बार फिर से मिल गए। जू फैन भी काफी खुश हो जाता है और कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये यहीं पर मिलेगी, लेकिन लगता है कि अब तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जू फैन से कहती है, मेरा नाम लॉन्ग नुई है और मैं यहाँ पर कियान पवेलियन में ही रहती हूँ। यहाँ के लीडर लॉन्ग जू मेरे अंकल हैं, मैं जान सकती हूँ कि आप लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। जू फैन कहता है, चलो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, मेरा नाम जू फैन है और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ और ये लड़की इसका नाम मिस जिया है और ये लू फैमिली की मिस है। मैंने सुना है कि क्यानलोंग वाले बिजनेस में बहुत ही अच्छे हैं और 7 इंपीरियल फैमिलीज में आपकी फैमिली को बिजनेस करने की सबसे अच्छी सेंस है, इसीलिए मैं अपनी मिस जिया को यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये यहाँ पर कुछ बेचना चाहती है। लॉन्ग नुई से कहती है, तुम जो कुछ भी बेचना चाहती हो उसे पहले मैं देखूंगी, उसके बाद मास्टर को दिखाया जाएगा। तो उन्हें अपने साथ लेकर अंदर चली जाती है। जबकि गार्ड्स आपस में बातें कर रही होती है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये लड़का मिस नुई को जानता है, क्या ये दोनों आपस में दोस्त हैं। दूसरा गार्ड उसे कहता है, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता और वैसे भी थोड़ी देर में वो उन्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे क्योंकि इनके पास कोई ऐसी चीज तो होने नहीं वाली जो कि बहुत ही महंगी हो और वो खरीदने लायक हो। वो दोनों गार्ड्स हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, जैसे वो उन्हें उठाकर बाहर फेंकेंगे फिर हम उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे, खासतौर पर उस लड़के को जो हमारे सामने कुछ ज्यादा ही भुदक रहा था। लॉन्ग नुई उन्हें अंदर ले आती है, वो सारे अंदर जाकर बैठ जाते हैं। लॉन्ग नुई कहती है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है बेचने के लिए उसे जल्दी से दिखाओ, मैं उसे पहले देखूंगी। जू फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये मुझे इतनी ज्यादा होशियार तो नहीं लगती लेकिन फिर भी काफी ज्यादा अच्छी है। जू फैन कहता है, हालांकि ये लड़की एक नोबल फैमिली से है लेकिन बिजनेस के मामले में ये मुझसे आगे नहीं निकल सकती। वो अपने पास एक कागज पे लाता है और कहता है, हम लोग इसे बेचना चाहते हैं। लॉन्ग नुई जैसे ही उस कागज पर लिखी हुई फॉर्मेशन को देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ये तो वाकई में फर्स्ट लेवल फॉर्मेशन है। टोंगलिंग मिस जिया से कहता है, कागज के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है रात को जू फैन लिख रहा था। जिया कहती है, हाँ मुझे भी पता है, लेकिन मिस नुई को तो देखो, वो उसे कितना सीरियसली देख रही है। लॉन्ग नुई इस फॉर्मेशन को देखने के बाद जू फैन से कहती है, चलो जू फैन अपनी कीमत बताओ। जू फैन कहता है, मुझे नहीं पता, आप ही बताओ आप कितना रेट लगाओगी। नुई से कहती है, मैं तुम्हें इसके 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स दूंगी। बस उनके टोंगलिंग और मिस जिया दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि जू फैन मुस्कुराते हुए उससे कहता है, सिर्फ 10,000 ये तो बहुत ज्यादा कम है, अगर आप मुझे सही कीमत नहीं देंगी तो मैं ये फॉर्मेशन आपको नहीं बेचूंगा, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मिस नुई से कहती है, नहीं मुझे लगता है कि 1 लाख बिल्कुल ठीक रहेगा, सॉरी मैंने पहले 10,000 कहा था, वो 1 लाख कह रही थी। मिस नुई से कहती है, ये तो सिर्फ एक हाथ से बनाया हुआ स्केच है, पता नहीं ये असली भी होगा या नहीं, इसलिए मेरे ख्याल में तो 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स बिल्कुल परफेक्ट कीमत है इसकी। जू फैन कहता है, मुझे हंसने पर मजबूर मत करो, तुम झूठ बोल रही हो, ये बिल्कुल असली है, इसलिए तुम्हें 1 लाख से ज्यादा देने होंगे। जू फैन अपना हाथ आगे करता है और कहता है, जल्दी से ये स्केच मुझे वापस करो, हम लोग जहाँ से जा रहे हैं, हमें ये नहीं बेचना। मिस नुई से कहती है, अच्छा ठीक है जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें 3 लाख दूंगी। जू फैन उसे कहता है, नहीं मैं उसे 3 लाख में भी नहीं बेचूंगा। मिस नुई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ये तो मुझे पता है कि ये फर्स्ट लेवल फॉर्मेशन है लेकिन इसमें ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो मैंने नहीं देखी हुई, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इसे ज्यादा कीमत बढ़ा दूं या नहीं। मुझे पता है कि हमारा बहुत सारा पैसा जाया हो जाएगा लेकिन फर्स्ट लेवल की फॉर्मेशन को हासिल करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जू फैन उसे फिर से कहता है, चलो आप जल्दी भी करो, मेरी फॉर्मेशन को वापस करो। नुई अपने प्लान को चेंज करते हुए मिस जिया से कहती है, मिस जिया ये फॉर्मेशन आपकी 3 लाख से ज्यादा की नहीं है और इस पूरे एम्पायर में आपको 3
3 लाख से ज्यादा कोई भी नहीं देगा, इसलिए आप इसे मुझे बेच दें। जबकि मिस जिया को तो पता ही नहीं होता कि ये फॉर्मेशन है किस चीज की। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लॉन्ग नुई उसे कहती है, मिस जिया, फ्यूचर में हम आप लोगों के साथ और भी बहुत सारा बिजनेस करेंगे और आप लोग हमारे वीआईपी गेस्ट बनकर आया करेंगे, इसलिए जल्दी से इस पिक्चर को मुझे बेच दें। मिस जिया उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जू फैन की तरफ देखते हुए कहती है, जू फैन, क्या हमें इसे बेच देना चाहिए? जू फैन उसे कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो और साइड पर खड़ी रहो। जू फैन उसे कहता है, मिस नुई, मैं इस फैमिली का बटलर हूँ और सारी मैनेजमेंट मैं ही करता हूँ, इसलिए प्लीज मेरे स्केच को वापस कर दे, मैं आपको नहीं बेचना चाहता। लॉन्ग नुई उसे कहती है, अच्छा ठीक है, ये लो अपनी फॉर्मेशन वापस ले लो। जू फैन उसके हाथ से अपना स्केच वापस ले लेता है। मिस नुई उसे कहती है, इस पूरे एम्पायर में कोई भी तुम्हें से ये 3 लाख से ज्यादा में नहीं खरीदेगा। जू फैन उसे कहता है, मुझे लगता है कि शायद तुम यहाँ पर मुझे धमका रही हो कि कोई भी हमसे ये नहीं खरीदेगा। जू फैन उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे हमारे मास्टर से मिलना है, जाओ जाकर अपने मास्टर को बुला कर लाओ, फिर देखते हैं तुम्हारे मास्टर इसकी कितनी प्राइस लगाते हैं। मिस नोई से कहती है, नहीं मैं अपने मास्टर को नहीं बुला कर लाऊंगी, मैंने तुम्हें कहा ना कि हम लोग इसे सिर्फ 3 लाख में ही खरीदेंगे। जू फैन उसे कहता है, नहीं जाओ अपने मास्टर को बुला कर लाओ। नोई से कहती है, अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, मैं अपने मास्टर को बुला कर लाती हूँ, तुम लोग यहीं पर रुकना। थोड़ी देर के बाद वो अपने मास्टर को बुलाकर ले आती है। उसके मास्टर का नाम लॉन्ग जियो होता है। जू फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगा ही था कि यान लॉन्ग का मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ये वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। जू फैन कहता है, इसकी कल्टीवेशन पावर तो काई फैमिली के हेड से बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि मैं इसकी कल्टीवेशन लेवल को सेंस भी नहीं कर पा रहा। मास्टर जियो आते ही सबसे पहले मिस जिया से ग्रीट करते हैं। जिया भी उन्हें हेलो बोलती है। मास्टर जियो से कहते हैं, तो जू फैन, तुम लू फैमिली के नए बटलर हो और सारे मामला तुम ही हैंडल करते हो, चलो फिर बैठो, बिजनेस डील करते हैं। मास्टर जियो जू फैन से कहते हैं, मैंने सुना है कि तुमने कहा है मिस न्यू ने तुम्हें ठीक प्राइस नहीं दी, चलो फिर आओ और मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ तुम्हारे पास क्या है। जू फैन उसके सामने अपने स्केच को ओपन करता है। मास्टर जियो जैसे इस फॉर्मेशन की तरफ देखते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लॉन्ग न्यू ने कहती है, अंकल मैंने आपसे कहा था कि इसकी फर्स्ट लेवल की फॉर्मेशन अरे बिल्कुल असली है और मैंने इसे 3 लाख की ऑफर भी की, लेकिन ये मान नहीं रहा। मास्टर जियो जू फैन की तरफ देखते हैं। जू फैन मास्टर जियो की तरफ देखता है। मास्टर जियो कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि लू फैमिली के पास इस तरह की कोई फॉर्मेशन होगी। मास्टर जियो जू फैन से कहते हैं, मैं तुमसे ये फॉर्मेशन खरीद लूंगा और मैं तुम्हें इसके बदले में 18 लाख दूंगा। टोंगलिंग और मिस जिया दोनों ही ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि मिस लॉन्ग न्यू भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने अंकल को टोकने लगती है, लेकिन अंकल जियो से कहती है, तुम शांत रहो। जू फैन 18 लाख की बात सुनकर उनसे कहता है, नहीं मुझे इसे नहीं बेचना, मैंने इसकी बहुत ही कम कीमत लगाई है। अब जू फैन की बात सुनकर टोंगलिंग और मिस जिया और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 6 का एंड होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 6 के साथ हाजिर हो। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू फैन लू फैमिली के साथ कियानलोंग पवेलियन में जाता है, जहाँ के मास्टर जियो के साथ वो मिलता है और उन्हें एक फॉर्मेशन देता है। मास्टर उसे कहते हैं, मैं तुम्हें इस फॉर्मेशन के 18 लाख दूंगा, लेकिन जू फैन से कहता है, नहीं मैं इसे 18 लाख में नहीं बेचूंगा। मास्टर जियो से कहते हैं, तुम्हारी बात ठीक है, तुम निगोशिएट कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें 18 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। मिस जिया जू फैन से कहती है, तो क्यों ना हम लोग इसे बेच दें, 18 लाख कम रकम नहीं होती। जू फैन गुस्से के साथ टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, अगर तुम इससे ज्यादा रकम नहीं दे सकते तो फिर हमारी ट्रांजेक्शन यहीं पे खत्म होगी, हम तुम्हारे साथ डील नहीं करेंगे। मिस जिया उसे कहती है, जू फैन जी तुम क्या कर रही हो? मास्टर जियो भी गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। मास्टर जियो की पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो सारे लोग पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। जू फैन चिल्लाकर उसे कहता है, मास्टर जियो अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो इससे तुम्हारी कियानलोंग पवेलियन की इज्जत खराब हो जाएगी, सारे लोग तुम्हारे नाम पर थूकना शुरू कर देंगे। मास्टर जियो से कहते हैं, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? जू फैन कहता है, मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए आया हूँ और मैंने सुना है कि कियानलोंग की फैमिली बिजनेस के लिए जानी जाती है। अगर तुम अपने कस्टमर्स और बॉयज के साथ इस तरह का काम करोगे तो फिर तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और साथ ही वो हंसते हुए कहता है, मैं तो हूँ ही एक बुरा लड़का, मुझे तो अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है, इसलिए तुम हमारे साथ ऐसा नहीं करोगे। मास्टर जियो की बात सुनकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो। बाकी के सारे चीज देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। मास्टर जियो फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, अगर लू फैमिली के साथ तुम्हारे जैसा समझदार लड़का है तो लू फैमिली को दोबारा से उठने में कोई भी नहीं रोक सकता। मास्टर जियो से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ ये अरे फॉर्मेशन बेचने के लिए नहीं आए, जल्दी से बताओ तुम्हारी और कौन सी कंडीशंस हैं। जू फैन हंसते हुए कहता है, आप तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार है। और साथ ही वो फॉर्मेशन में देते हुए कहता है, इस फॉर्मेशन की कीमत 10 मिलियन है, 1 मिलियन तुम्हें हमें अभी देने होंगे और बाकी के सारे हम लोग बाद में लेंगे और तब तक तुम हमारे कर्ज में रहोगे। मास्टर जियो से वो स्केच ले लेते हैं और कहते हैं, चलो फिर ठीक है, मैं तुमसे ये स्केच ले लेता हूँ, जब तक हमारा ये कर्ज अदा नहीं हो जाता। यहाँ लॉन्ग पवेलियन वाले जितना हो सका तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर मास्टर वापस अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और जाते हुए लॉन्ग न्यू से कहते हैं, इन्हें 1 मिलियन दे दो और यहाँ से भेज दो। लू फैमिली के वहां से जाने के बाद लॉन्ग न्यू अंदर आती है और अपने अंकल से पूछती है, अंकल आपने ऐसा क्यों किया? ये तो सिर्फ एक फर्स्ट लेवल की अरे की फॉर्मेशन है, लेकिन आपने इसे 10 मिलियन में क्यों खरीद लिया? मैंने कहा था कि मैंने तो सिर्फ इसकी 3 लाख रुपए कीमत लगाई थी। मास्टर जियो उस कागज वाले स्केच को टेबल पर फैला देते हैं और कहते हैं, लॉन्ग न्यू जरा इसे गौर से देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने इसे 10 मिलियन में क्यों खरीदा है। पूरे टीवी एम्पायर में इस फॉर्मेशन के स्केच के जैसा कोई भी स्केच मौजूद नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास है। लॉन्ग न्यू भी देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है? ये एंशिएंट फॉर्मेशन का हिस्सा है। मास्टर जियो से कहते हैं, एंशिएंट फॉर्मेशन को बनाने का तरीका बहुत सालों पहले लुप्त हो चुका है, लेकिन एंशिएंट बुक्स के अंदर अभी भी उन फॉर्मेशन को बनाने के तरीके लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे पास वो एंशिएंट बुक्स नहीं है, इसलिए ये वाला स्केच बहुत ज्यादा कीमती है। 10 मिलियन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। साथ ही मास्टर जियो से कहते हैं, जाओ जाकर अपने कजिन को ढूंढो और उसे कहना कि 4 से 5 लोगों को लू फैमिली की प्रोटेक्शन पर लगा दे, क्योंकि मैंने सुना है कि लू फैमिली वालों ने कल सन फैमिली
फैमिली वालों के साथ पंगा लिया था, इसलिए उनको बचाना पड़ेगा। लांग वी उनसे कहती है, लेकिन हम लोग उनकी सुरक्षा क्यों करेंगे? मास्टर जू से कहती है, मुझे लगता है कि तुम अभी तक इस डील को नहीं समझी। उसने 1 मिलियन हमसे इसीलिए लिए थे क्योंकि बाकी के सारे काम हम पर कर्ज चढ़ाकर चला गया है। उस कर्ज का मतलब ये है कि हमें उसे प्रोटेक्शन देनी होगी। वो बाकी के 9 मिलियन हमसे पैसों की सूरत में नहीं लेने वाला, बल्कि बाकी के 9 मिलियन के बदले में वो हमारी प्रोटेक्शन ले रहा है। नेक्स्ट होटल का सीन दिखाते हैं। जू फैन अपने रूम में बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसी वक्त टॉन्गलिंग अंदर आता है और कहता है, बहुत ही बुरी खबर है, मिसिस सन के बंधु ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जू फैन हंसते हुए उससे कहता है, तो जिनका मैं इंतजार कर रहा था वो फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। टॉन्गलिंग उसे कहता है, तुम इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो और क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? जू फैन उसे कहता है, मैं किस बात से डरने वाला हूँ, मैं तो इन्हीं का इंतजार कर रहा था कि कब ये लोग यहाँ पर आएंगे। साथ ही वो उसे कहता है, यंग मिस और यंग मास्टर को भी बुला लाओ। टॉन्गलिंग उसे कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर हो। साथ ही बाहर का सीन दिखाती है। मिस सन अपने कजन को साथ लेकर आई होती है जो कि 7 फैमिलीज में से एक से है। मिस सन चिल्लाकर कहती है, लू फैमिली वालों जल्दी से बाहर निकलो, कल तो तुम लोग बहुत ही बड़े शाने बन रहे थे, आज देखते हैं तुम्हारी सिटी बिटी कैसे गुम होती है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है और लू फैमिली पूरी की पूरी बाहर आ जाती है। मिस जिया कहती है, मैं भी ये बात जानना चाहती हूँ, आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मिस सन अपने साथ इतने ज्यादा लोगों को लेकर आई है। मिस सन उसे कहती है, बोला बनने का नाटक मत करो, क्या तुम अभी भी जानना चाहती हो कि मैं यहाँ पर इतने सारे लोगों को लेकर क्यों आई हूँ? मैं अभी तक वो बात नहीं भूली, तुम लोगों ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था। आज मैं ना सिर्फ तुम लोगों को यहाँ से बेचने वाली हूँ बल्कि तुम सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जिया पहले तो उसकी बात सुनकर घबरा जाती है, लेकिन साथ ही वो जू फैन की तरफ देखती है और कहती है, जब तक जू फैन नहीं डरता तब तक हमें भी डरने की जरूरत नहीं। मिस जिया उसे कहती है, हमारी फैमिली यानी कि लू फैमिली इस सिटी में पिछले 100 साल से रह रही है, इसलिए हमें डिस्ट्रॉय करना इतना भी आसान नहीं है। और तुम्हारी फैमिली को यहाँ पर आए हुए ज्यादा से ज्यादा 10-20 साल हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए कि कौन यहाँ पर किसको डिस्ट्रॉय करने वाला है। मिस जून उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें मैं अभी बताती हूँ कि चिकन को जमीन पर ही रहना चाहिए, चिकन को उड़ने के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। और साथ ही वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका कजन उसे रोक लेता है और कहता है, यहीं पर रुक जाओ। किसान से कहती है, लेकिन तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? उसका कजन कहता है, तुम बस चुप रहो, मुझे बात करने दो। वो मिस जिया से कहता है, मिस जिया मुझे माफ कर दे, मिस सन ने आपसे जो कुछ भी कहा, हम लोग यहाँ पर सिर्फ आपके बटलर के लिए आए हैं क्योंकि हमें उससे बदला लेना है। आपका इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं, हम लोग लू फैमिली को कुछ भी नहीं करेंगे, बस अपने बटलर को हमारे वाले कर दो। अगर तुम अपने बटलर को हमारे वाले कर देती हो तो मैं किसी को भी और नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मिस सन अपने कजन से कहती है, लेकिन हमारी ये तो डील नहीं हुई थी, हम लोग यहाँ पर पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे, तुम सिर्फ बटलर का क्यों कह रहे हो? वो उसे फिर से चुप करा देता है और कहता है, तुम बस खामोश रहो। कजन फिर से मिस जिया से कहता है, अगर तुम इसे हमारे हवाले कर देती हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि इससे तुम्हारे फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे लू फैमिली को दोबारा से क्रिएट करने में। मिस जिया उसे कहती है, हम अपने बटलर को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बटलर हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, अगर तुम इसके साथ मसला क्रिएट करती हो तो इसका मतलब तुम लू फैमिली के साथ पंगा ले रही हो। कजन उसे कहता है, मैं तो बस आपको इतनी एडवाइस करूंगा कि आपको मुझसे फाइट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाए कि मैं कौन हूँ तो फिर आप खुद ही कहेंगी कि आपको मुझसे फाइट नहीं करनी। मेरा नाम यू क्वान है और मैं ह्यूमिंग वैली के मास्टर का स्टूडेंट हूँ। ये बात सुनते ही मिस जिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, क्या तुम वाकई में 7 एम्पायर फैमिली में से एक फैमिली से ताल्लुक रखते हो? मिस सन हंसते हुए से कहती है, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? मिस जिया कहती है, ये बात तो मुझे पहले से पता थी कि सन फैमिली का 7 इंपीरियल फैमिलीज में से एक के साथ ताल्लुक है, इसीलिए तो अंकल काई भी इसके साथ बहुत ही इज्जत से पेश आ रहे थे। मिस जिया जू फैन के पास वो खींचते हुए कहती है, जू फैन अब हमें क्या करना चाहिए? जू फैन आगे बढ़ता है और कहता है, मेरा नाम जू फैन है और मैं इस फैमिली का बटलर हूँ। जू फैन से कहता है, चलो मुझे बताओ तुम इसको कैसे हैंडल करना चाहती हो, 1-on-1 फाइट करना चाहोगे या फिर सभी एक साथ आओगे? यू क्वान से कहता है, मेरी कजन ने मुझे बताया है कि स्ट्रेंथ के मामले में तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर मैं तुम्हारे जैसे किसी से हार जाता हूँ तो ह्यूमिंग वैली का नाम खराब हो जाएगा। साथ ही वो बड़ी स्पीड के साथ उसके सामने पहुंच जाता है और उस पर अटैक करता है। जू फैन जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है लेकिन उसके चेहरे पर छोटा सा कट लग जाता है। कजिन उसे कहता है, लगता है कि तुम डॉज कर सकते हो, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। मिस जिया आगे बढ़ती है और जू फैन से पूछती है, जू फैन क्या तुम ठीक हो? जू फैन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। और साथ ही वो अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करता है, जबकि कजन भी ये सोच रहा होता है, ये मेरी की के प्रेशर को महसूस करके डर क्यों नहीं रहा? लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। आखिर ये लड़का है कौन? वो भी यही सोच रहा होता है कि जू फैन जंप करके उसके सामने पहुंच जाता है और उसे पंच मारने लगता है। कजन भी उसके सामने अपने हाथ को करते हुए दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं और वो दोनों ही अपनी अपनी तरफ पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। मिस सन अपने कजन से कहती है, तुम्हें बहुत ही एहतियात करना होगी, अंकल काई भी इसके सामने नहीं दिख पाए थे, वो भी जख्मी हो गए थे। उसका कजन जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ पर भी ब्लड निकला होता है। यू कौन कहता है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर मेरा सामना किसी ऐसे से होगा जो कि मुझे हर्ट कर सकता है। वो भी सोचना शुरू कर देता है और कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लू फैमिली का बटलर एक डीमन कल्टीवेटर है। और साथ ही वो डीमन कल्टीवेटर की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि डीमन कल्टीवेटर्स उन्हें सिर्फ पावर चाहिए होती है, वो हर तरीके को यूज करते हैं, जितने बुरे तरीके हैं वो सभी यूज करके अपनी पावर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। किसी एक डीमन कल्टीवेटर से फाइट करना किसी पागल इंसान के साथ फाइट करने से कम नहीं है कि उन्हें अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं होती और डिजर्व होकर अटैक करते हैं। यू कौन कहता है, मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा वरना ये मेरे लिए मसला क्रिएट कर सकता है। और साथ ही वो अपने हाथ पर पर्पल की को रिलीज करता है और अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है। इस बार जू फैन सामने से नहीं हट पाता और वो सीधा उस पर अटैक कर देता है और कहता है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैंने अपनी की पावर को यूज करते हुए तुम्हारी की पावर को सील कर दिया है। जू फैन भी काफी जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। यू कौन उसे कहता है, अपनी की पावर को यूज किए बिना चाहे तुम्हारे पास कोई सा भी स्किल हो तो मुझे नहीं हरा सकते। और साथ ही वो अपने दूसरे हाथ पर की पावर को रिलीज करते हुए जैसे उसे मारने लगता है, जू फैन उसे आगे से पंच मारता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है और उसके मुंह से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। यू कौन उसे कहता है, लेकिन तुम्हारी की पावर को तो मैंने सील कर दिया था, लेकिन तुम की को कैसे यूज कर सकती हो? जुनहाई चिल्लाकर कहता है, मेरे ब्रदर जू फैन बहुत ज्यादा अमेजिंग है,
कोई भी अटैक उन पर काम नहीं कर सकता। लेकिन जू फैन जो कि पहले बड़े आराम से खड़ा होता है वो उसी वक्त जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है। लू फैमिली वाले भागते हुए उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं अब इसे क्या हुआ, जबकि यूक्वान हंसते हुए कहता है मैंने इसकी की पावर को सील कर दिया था लेकिन इसने अपनी बॉडी को फोर्स करते हुए अपनी की पावर को रिलीज किया। इसका मतलब यही है कि अब ये बहुत जल्दी मरने वाला है। मिस जिया उसे कहती है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। यूक्वान फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है हालांकि मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ लेकिन फिर भी मैं सिर्फ अपने एक ही हाथ से तुम्हें इस कंडीशन में मार सकता हूँ। और वो अपने हाथ को आगे की तरफ करते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। सबसे पहले मिस जिया उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो मिस जिया को छोड़कर आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें आज नहीं मारने वाला। फिर टोंगलिंग उसके सामने खड़ा होता है। वो टोंगलिंग को साइड पे कर देता है और कहता है मेरा रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश मत करो और वो सीधा जू फैन के पास चला जाता है। जू फैन जख्मी हालत में नीचे पड़ा होता है और वो अपना पंजा जैसे उसे मारने लगता है। उसी वक्त कियान लॉन्ग फैमिली का एक लड़का जिसका नाम लॉन्ग जी होता है वो वहां पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। यूक्वान से कहता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। जबकि मिस सान भी उसे वहां पर देखकर हैरान हो जाती है और कहती है ये तो कियान लॉन्ग पवेलियन वाले हैं लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये लू फैमिली को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 6 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यूक्वान जैसे ही जू फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है उसी वक्त वहां पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम लॉन्ग जी है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेता है। जबकि मिस सान भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यूक्वान उसे फिर से कुछ कहने लगता है लेकिन लॉन्ग जी उसे कहता है रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो कि हम जैसे टॉप क्लास के कल्टिवेटर्स जब मौका आता है तो पीछे नहीं हटते और अपनी पावर्स को डबल यूज करते हैं ताकि अपने दुश्मन को हरा सके। लॉन्ग जी उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम अपनी पावर को डबल यूज कर सकते हो और फिर मुझे हरा भी सकते, लेकिन क्या तुमने इस बात को सोचा है अगर हम दोनों की यहाँ पर फाइट होती है तो फिर हम दोनों फैमिलीज में आपस में फाइट शुरू हो जाएगी और ये मसला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो। यूक्वान उसकी बात सुनकर सोचता है वैसे भी हमारी ह्यूमिंग वैली और इनकी और कियान लॉन्ग पवेलियन के दरमियान कभी ना कभी फाइट तो होनी है लेकिन मेरी वजह से नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इससे फाइट की तो हमारी फैमिली में जितने भी प्लान्स बना रखे हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यूक्वान उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन साथ ही वो एक जोरदार चीख मारता है क्योंकि जू फैन उसके पीछे चला जाता है और अपने हंजर को उसके सीने में दंसा देता है। ये देखकर लॉन्ग जी बहुत ज्यादा डर जाता है जबकि मिस जिया और टोंगलिंग वो भी दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जू फैन यूक्वान से कहता है क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि डेविल कल्टिवेटर्स कैसे फाइट करते हैं। वो लोग हर तरीका इस्तेमाल करते हैं, हर किस्म की चाल यूज करते हैं लेकिन तुम्हें कभी भी उनके ऊपर से अपना ध्यान हटाना नहीं चाहिए। एक सेकंड के लिए तुम्हारी नजर हटी तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। यूक्वान की तरफ घूमता और कहता है लेकिन तुम यहाँ पर कैसे, तुम मुझे मार कैसे सकते। मुझे पता है कि थोड़ी देर पहले तुम बिल्कुल पावरलेस थे, तुम्हारे पास तो खड़े होने की भी पावर नहीं थी, अचानक तुम्हारे पास पावर कहाँ से आ गई और अब तो इसकी स्पीड भी पहले से ज्यादा हो चुकी है। साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि मैं इसके जाल में फंस चुका हूँ। साथ ही वो लॉन्ग जी की तरफ देखता और कहता है सिर्फ मैं ही नहीं, ये भी इसके जाल में फंस चुका है। क्योंकि लॉन्ग जी वहीं पर खड़ा डर से कांप रहा होता है क्योंकि उसे अभी तक कोई भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यूक्वान लॉन्ग जी से कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन जू फैन हंसते हुए कहता है नहीं अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता और वो फिर से इस पर वार करता है जिससे वो मर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मिस सन अपने कजन को मरता हुआ देखकर एक जोरदार चीख मारती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। लॉन्ग जी चूंकि वहां पर बहुत ज्यादा घबराया हुआ खड़ा होता है, जू फैन से कहता है तुम्हें यहाँ पर अंकल जियो ने भेजा है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और साथ ही जू फैन उसके पास से गुजर जाता है और कहता है अंकल जियो को जाकर कहना उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने किसी को यहाँ पर भेजा और साथ ही उनको मेरा मैसेज भी दे देना, आज के बाद उन्हें यहाँ पर किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है, हमें जितनी हेल्प चाहिए थी हमने उतनी ले ली है। फिर लॉन्ग जी वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन कियान लॉन्ग पवेलियन का दिखाया जाता है। लॉन्ग जी सारी बात जाकर मास्टर जियो को बताता है। मास्टर जियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या उस लड़के ने ऐसा किया। तो लॉन्ग जी से कहते हैं शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है उसने हमें कितनी बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है, ये सब कुछ उसने पहले से प्लान किया हुआ था। लॉन्ग हुई अपने अंकल जियो से कहती है अंकल मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, उसने यूक्वान को मारा है, इससे हमारी फैमिली का क्या ताल्लुक है, मारा तो उसने है। अंकल जियो से कहते हैं बेटा तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही, हम लोग एक जाल में फंस चुके हैं। जब जू फैन ने उस लड़के को मारा है वहां पर लॉन्ग जी मौजूद था, सभी लोगों ने इसे वहां पर देखा है और उस लड़के जू फैन ने लॉन्ग जी के सामने उसको मारा है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई इस बात को मानेगा कि उस लड़के ने उसको मारा है, बल्कि वो लोग तो यही कहेंगे कि लॉन्ग जी ने उसको मारा है। लॉन्ग हुई से कहती है लेकिन उसको तो लू फैमिली वालों ने मारा है। लॉन्ग जी से कहता है क्या तुम इस बात को मानोगी कि कोई छोटी सी फैमिली वाला यहाँ पर आए और एक इंपीरियल फैमिली के बंदे को मार डाले, क्या तुम इस बात को मानोगी। लॉन्ग हुई से कहती है नहीं मैं तो कभी नहीं मानूंगी। लॉन्ग जी से कहता है बस यही बात है, अगर तुम इस बात को मानने को तैयार नहीं हो तो कोई भी इस बात को नहीं मानेगा। योमिंग वैली वाले और सन की फैमिली वाले वो भी नहीं मानेंगे, उन्हें लगता है कि कियान लॉन्ग पवेलियन वालों का हाथ है इस सब के पीछे, यूक्वान को हमने मरवाया है। लॉन्ग हुई कहती है ये तो हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा बुरा है, आखिर हम लोगों ने लू फैमिली की हेल्प क्यों की और फिर लू फैमिली ने जो कुछ भी किया है उस सब के हम लोग रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं। अंकल जियो से कहते हैं यही तो उसने सियासत खेली है हमारे साथ, हम लोग बहुत ज्यादा अनलकी है। तो हम लोग उस बच्चे की बातों में आ गए, जैसा कि लॉन्ग जी ने आकर बताया है उस लड़के ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। लॉन्ग जी के कहने के मुताबिक वो लड़का बहुत ज्यादा जख्मी था और अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था, अगर वो उस पर अटैक भी करता तो भी वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही लॉन्ग जी वहां पर पहुंचा तो वो जल्दी से दोबारा से रिकवर हो गया और उसने उसको मार डाला, यानी कि उसने लॉन्ग जी के वहां पर आने का इंतजार किया और अपने आप को नाटक किया कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है। लॉन्ग जी कहती है लेकिन उसे कैसे पता चला कि वहां पर लॉन्ग जी से बचाने के लिए जरूर आएगा। अंकल जियो से कहती है जब वो यहाँ पर आया था तभी उसे पता था कि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा प्राइडफुल है, जब उसने हमें ये स्क्रोल भेजा उसे पता चल गया था कि हमारी फैमिली से किसी न किसी को बचाने के लिए भेजेगी और उसी वक्त उसने ये सारा प्लान बना
लिया था। कांगनोई कहती है लेकिन क्या उसे इस बात का डर नहीं है, उसने इस शहर की दो बड़ी फैमिलीज को ऑफेंड किया है। अंकल जीव से कहती है नहीं मुझे नहीं लगता, उसने ये सारा प्लान किया हुआ है। जब हम दो बड़ी फैमिलीज में आपस में फाइट होगी तो अपनी लू फैमिली को लेकर जहाँ से आराम से निकल जाएगा। मास्टर जीव कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, अब तो मुझे लगने लग गया है जैसे वो दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन इंसान है। नेक्स्ट सीन जू फैन के होटल का दिखाया जाता है। जू फैन अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है, जबकि बाकी के दोनों उसके पास आते हैं। वो उन दोनों से चिल्लाकर कहता है यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे कल्टीवेट करने दो। उसने अपने जख्मों को पट्टियां बांधी होती हैं और वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। मिस जिया और टॉमी के रूम से बाहर जाने के बाद जू फैन फिर से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है आज मैं उस लड़के यूक्वान से नहीं जीत पाया, मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन मैं उसके हाथों से मरने ही वाला था। बस मैंने एक मौका देकर उसको मार डाला, लेकिन ये बॉडी जिसमें अब मैं हूँ ये बिल्कुल एक कचरा है, ये मेरी कल्टीवेशन को सपोर्ट नहीं कर रही। मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। काई फैमिली और सन फैमिली से अपनी लू फैमिली को बचाने के लिए मैं दो बड़ी फैमिलीज के दरमियान फंस चुका हूँ। अब या तो यूमिंग वैली वाले हमें मार डालेंगे या फिर जॉनलॉन्ग पवेलियन वाले हमें मार डालेंगे। आपसे जिन दुश्मन के साथ मेरा सामना होने वाला है वो सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो 7 इंपीरियल फैमिली से है, लेकिन अभी तक मेरी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं अपने आप को भी बचा सकूं और साथ ही मुझे लू फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। मैं जितने मेथड यूज कर सकता हूँ मुझे वो सारे करने होंगे, चाहे मुझे अपने ब्लडी बेबी को ही क्यों यूज करना पड़े। और साथ ही वो अपने ब्लडी बेबी को यूज कर लेता है। उसने अपने ब्लडी बेबी को काई फैमिली की यंग मास्टर जियांग टिंग की बॉडी में इम्प्लांट किया था। जैसे वो वहां से अपने ब्लडी बेबी को एक्टिवेट करता है, काई फैमिली की यंग मास्टर के मुंह से फिर से ब्लड निकलता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है, जबकि ब्लडी बेबी उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। ब्लडी बेबी क्योंकि जू फैन की सोल का एक हिस्सा है तो ब्लडी बेबी देखता है वही जू फैन भी देख सकता है। जू फैन यंग मास्टर से कहता है जो कि वहां पर बेहोश पड़ा होता है, वो से कहता है मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, तुम अपनी काई फैमिली को डिस्ट्रॉय होते हुए अपनी आंखों से देखोगे। फिर वो ब्लडी बेबी उड़ता हुआ बाहर चला जाता है। वहीं पर एक गार्ड फिर रहा होता है। गार्ड कहता है आज बाकी के गार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं वो सारे कहां पर चले गए। उसी वक्त उसे पीछे से कोई आवाज आती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कौन है वहां पर, जल्दी से बाहर निकलो। लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता। वो कहता है आयुष यहाँ पर कोई आ भी कैसे सकता है, ये तो काई फैमिली का मेंशन है, यहाँ पर किसी ने आकर मरना थोड़ी है। ऐसे वो आगे चलने लगता है। ब्लडी बेबी उसके ऊपर अटैक करता है और साथ ही उसकी बॉडी से उसका ब्लड और उसकी सोल निकाल लेता है। जूपैन हंसते हुए कहता है आज मैंने टोटल 50 शिकार किए हैं। जूपैन कहता है ये ब्लडी बेबी तो बहुत ज्यादा कमाल का है, इससे तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ, बाकी किसी मार्शल आर्टिस्ट को भी। यूपैन कहता है मेरे सहम अभी तक भरे नहीं है। यूकॉन से फाइट के दौरान मुझे जो चोट लगी थी, मुझे अपने ब्लडी बेबी को यूज करके इन सब लोगों का ब्लड चाहिए होगा और उनकी की पावर जिससे मैं अपने आप को हील कर सकूं। इससे एक तो मेरे जख्म हील होंगे और दूसरा काई फैमिली को भी अच्छा सबक सिखाया जा सकता है। फिर जैसे ही वो अपनी ब्लडी बेबी को वापस बुला रहा होता है उसी वक्त उसे एक स्ट्रॉन्ग की का पावर महसूस होता है। जूपेन कहता है लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मास्टर है जिसकी की पावर इतनी ज्यादा है। जूपेन वहाँ पर छुपकर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं एक मेंशन के बाहर। जूपेन कहता है ये सारे गार्ड यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है, चलो मैं भी जाकर देखता हूँ। थोड़ी सारी जासूसी कर लेते हैं। जूपेन जैसे ही हाल के अंदर देखता है तो हाल के अंदर मिस सन के डैड और उनके साथ एक एल्डर मास्टर होते हैं जो कि ह्यूमिंग वैली के एल्डर हैं और उनका नाम मास्टर जेन होता है। काई फैमिली के मास्टर उनके पास आते हैं और कहते हैं आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या कोई मसला है। मास्टर जेन उसे कहते हैं इतना बोला बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है कि आज मेरे डिसाइपल जिसका नाम यूक्वान था उसको मार दिया गया है और टियानलांग पवेलियन वाले सब में शामिल हैं। मास्टर काई उनसे कहते हैं लेकिन उनको तो लू फैमिली वालों ने मारा है। मास्टर जेन कहते हैं तुम्हें लगता है कि लू फैमिली वाले ऐसा कुछ कर सकते हैं। लू फैमिली एक बहुत ही छोटी फैमिली है। ह्यूमिंग वैली और टियानलांग पवेलियन के दरमियान एक लंबी अरसे से फाइट चल रही है, लेकिन कोई भी अपने आप आगे बढ़कर फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि हम लोग शुरुआत नहीं कर रहे थे। और इस बार टियानलांग पवेलियन वालों ने लू फैमिली को बहाना बनाते हुए मेरे डिसाइपल को मार डाला है और उन्होंने इस फाइट की शुरुआत कर दी है। उन्हें लगता है कि वो लू फैमिली का सहारा लेकर हमसे बच जाएंगे। जू फैन कहता है मैंने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था कि ये दोनों फैमिलीज आपस में फाइट करेंगी क्योंकि ये लोग इस बारे में सोच ही नहीं सकते कि 7 फैमिलीज इतनी बड़ी हैं, कोई भी छोटी फैमिली इनके साथ टक्कर नहीं ले सकती। लाजमी तौर पर किसी इंपीरियल फैमिली ने अटैक किया होगा। इन दोनों के दरमियान में बड़ी फाइट होने वाली है। मास्टर काई मास्टर जेन से कहते हैं तो फिर आपके यहाँ पर आने का क्या मकसद है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। मास्टर जेन उसे कहते हैं कुछ खास नहीं, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी हेल्प करो और टियानलांग पवेलियन पर नजर रखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्टली अपने किसी लड़के को उन पर नजर लगाने के लिए रखता हूँ तो दोनों फैमिलीज के दरमियान में एक वार चालू हो जाएगी। मास्टर काई उनसे कहते हैं लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वो तो एक बड़ी फैमिली है और मेरी काई फैमिली बहुत ही छोटी फैमिली है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो तो मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मास्टर जेन उसे कहते हैं हाँ ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम टियानलांग फैमिली के सामने कुछ भी नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये काम नहीं करना बल्कि तुम्हें लू फैमिली के साथ जाकर पंगा लेना है और फिर देखते हैं कि टियानलांग वाले क्या रिएक्शन देते हैं। अगर वो उन्हें बचाने के लिए आएंगे तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि वो दोनों मिले हुए हैं। मास्टर काई उनकी बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं मास्टर जेन तो मुझे पूरा मरवाने का बंदोबस्त करके आए हैं। अगर मैं टियानलांग फैमिली पर नजर रखता हूँ तो भी उनके साथ पंगा होगा और वो मुझे मार डालेंगे। अगर मैं लू फैमिली पर नजर रखता हूँ और अगर वो दोनों आपस में मिले हुए तो फिर भी टियानलांग फैमिली वाले मुझे मार डालेंगे। मास्टर काई बहाना बनाते हुए कहते हैं लू फैमिली वालों के पास एक बटलर है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहता क्योंकि लास्ट टाइम उसने मेरे बेटे के ऊपर एक स्पेशल टेक्निक यूज की थी और मेरा बेटा अभी तक ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैं लू फैमिली के साथ फाइट करने के लिए नहीं जा सकता। अगर मैं उनके साथ फाइट करने के लिए गया तो वो लड़का जू फैन मेरे बेटे को मार डालेगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 7 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर काई मास्टर जेन से कहते हैं लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास एक लड़का है, उनका बटलर, जिसका नाम जू पेन है। उसने मेरे बेटे पर कोई ऐसी टेक्निक यूज की थी जिसकी वजह से मेरा बेटा अभी भी तकलीफ में है। अगर मैंने उसके साथ कुछ पंगा लिया तो वो मेरे बेटे को मार डालेगा। मास्टर जेन उसे कहते हैं मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ बहाना बना रहे हो। मास्टर काई कहते हैं लेकिन सन के डैड भी तो यहीं पर है, मिस सन के डैड क्यों नहीं करते। उनकी बेटी ने ये सब कुछ मसला क्रिएट किया है और सन फैमिली वाले तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट है और इंटेलिजेंट भी है, वो इस असाइनमेंट को बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। मिस सन के डैड चलाते हुए उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम हो तो ये करना नहीं चाहती और सारा मलबा मेरे ऊपर थोप रहे हो, मैं ये नहीं करूंगा। मास्टर जेन भी चलाकर उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों तो बिल्कुल बेकार हो, रहने दो, तुम दोनों से ये ना हो पाएगा। मेरी नजर में एक और बंदा है, मैं उससे कहता हूँ वो ये काम जरूर कर देगा। और साथ ही वो मास्टर काई से कहते हैं क्या तुमने वो चीज तैयार कर ली जो मैंने तुम्हें तैयार करने का कहा था। मास्टर काई कहते हैं जी मास्टर, मैंने वो तैयार कर लिया है। मास्टर काई अपने पास से एक बुक निकालते हैं और कहते हैं ये हमारी स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स की बुक है। मास्टर जेन उससे वो बुक ले लेते हैं और साथ ही उसे एक और बुक देते हुए कहते हैं इसके अंदर मीडियम लेवल की मार्शल आर्ट्स लिखी हुई है, तुम जो लो लेवल की मार्शल आर्ट्स करते हो उससे तो काफी बेहतर है, तुम इन्हें यूज कर सकते हो। मास्टर काई इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि जू पैन भी ये देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है एक लो लेवल स्पिरिचुअल बुक के बदले में इसे एक मीडियम लेवल की स्पिरिचुअल बुक दी गई है। मास्टर जेन इस लो लेवल की बुक का क्या करेंगे। मास्टर काई मास्टर जेन से पूछने हैं क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि वो बंदा कौन है जिससे आप हेल्प लेने वाले हैं ये सारा काम करने के लिए। मास्टर जेन कहती है क्योंकि तुम ये काम करने के लिए बहुत ज्यादा डर रहे हो, ना ही तुम और ना ही सन फैमिली वाले, तो मैंने एक बंदे को तलाश किया है जो कि हमारी योमिंग वैली से ही है। मिस सन के डैड मास्टर जेन से कहते हैं लेकिन अगर वो बंदा योमिंग वैली से है तो इसका मतलब तो फिर से डायरेक्ट अटैक करना हो गया, इससे तो दोनों में जंग छिड़ जाएगी। मास्टर जेन से कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो बंदा है तो हमारी योमिंग वैली से लेकिन किसी को भी नहीं पता, वो एक सीक्रेट एजेंट की तरह है और वो इस वक्त, लेकिन उसी वक्त मास्टर काई को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है जो इनकी बातें सुन रहा है। मास्टर जेन जल्दी से ऊपर की तरफ अटैक करते हैं और कहते हैं कौन है वहाँ पर, कौन हमारी बातें सुन रहा है। जू पैन जल्दी से अपने ब्लड बेबी को वहाँ से निकालता है लेकिन मास्टर जेन उड़ते हुए इसके पीछे आते हैं। जू पैन का ब्लड बेबी पीछे की तरफ देखता है। जू पैन कहता है ये मास्टर तो बहुत ज्यादा फास्ट है, जबकि बाकी के गार्ड्स भी देख लेते हैं और कहते हैं ये क्या चीज है, क्योंकि उन लोगों ने पहले कभी ब्लड बेबी नहीं देखा। वो ब्लडी बेबी जल्दी से गार्ड की बॉडी के अंदर जाता है जहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और वो साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है। मास्टर जेन और मास्टर काई भी वहीं पर आ जाते हैं। मास्टर काई मास्टर जेन से पूछते हैं क्या आपको पता है कि ये किस किस्म का क्रिएचर था जो हम पर नजर रख रहा था। मास्टर जेन कहते हैं मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज थी, मुझे लगता है कि ये किसी डेविल कल्टीवेटर की कोई स्किल था। नेक्स्ट सीन होटल का दिखाया जाता है जहाँ पर जू पैन बैठा कल्टीवेट कर रहा है। वो ब्लडी बेबी सीधा वहीं पर वापस आ जाता है और जू पैन की बॉडी में चला जाता है। जू पैन कहता है चलो शुक्र है मेरा ब्लडी बेबी वापस आ गया, वरना मास्टर जेन ने तो इसे मार ही डाला था। जू पैन कहता है अब क्योंकि ब्लडी बेबी को मैंने क्रिएट किया है और ये इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर है, यानी बिल्कुल मेरे दिल की तरह काम करता है और बाहर जो था वो इसका क्लोन था। अगर इसके क्लोन को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो यानी कि मैं भी साथ ही मर जाऊंगा अगर मेरा ब्लडी बेबी मरता है। जू पैन कहता है अब जबकि ब्लडी बेबी वापस आ चुका है चलो इससे जितनी भी पावर मिली है उस सब को कल्टीवेट करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूँ। साथ ही जू पैन कहता है अब कुछ अर्से के लिए योमिंग वैली और कियान लॉन्ग के दरमियान फाइट नहीं होगी, लेकिन बहुत ही जल्दी कोई आने वाला है माउंटेन ऑफ द ब्लैक विंड से, तब मेरी लू फैमिली बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा ताकि मैं लू फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। उसे ब्लडी बेबी से जितनी ज्यादा की पावर मिली होती है वो सारी एनर्जी से एक ब्लैक एनर्जी बॉल बनाता है और सबको कंप्रेस करते हुए अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जू पैन कहता है इस ब्लडी बेबी ने जितनी भी की पावर मुझे दी है उससे मेरी स्ट्रेंथ डबल हो गई है, अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। अब माउंटेन ऑफ ब्लैक विंड से जो आने वाला है वो यहाँ पर आकर सिर्फ मरने वाला है और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के साथ मिस जिया खड़ी होती है। दरवाजा खुलने के साथ ही वो नीचे गिर जाती है क्योंकि वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर सो रही थी। जू पैन से कहता है मिस जिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और साथ ही वो सोच रहा होता है अगर जब मिस जिया नहीं होती कोई दुश्मन होता तो दरवाजा खोलते साथ ही उसने मुझे मार देना था, मैं तो बहुत ज्यादा केयरलेस हूँ। मिस जिया शर्माते हुए उससे कहती है तुम्हारे जख्म क्योंकि काफी ज्यादा गहरे थे इसलिए मैं यहीं पर रुकी हुई थी, मैं सारी रात यहीं पर इंतजार कर रही थी कि कहीं तुम्हारे जख्म बढ़ न जाए। साथ ही वो उसे कहती है अब जबकि मैंने देख लिया तुम बिल्कुल ठीक हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और वो चली जाती है। जू पैन उसे कहता है जरा रुको एक मिनट, तुमने कहा कि तुम सारी रात यहीं पर रुकी हुई थी, क्या वाकई में तुम पूरी रात यहीं पर थी। मिस जिया वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। उस वक्त टोंगलिंग आगे बढ़ता है और जू पैन से कहता है चलो शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे जख्म इतने ज्यादा गहरे थे कि हमें लगा शायद तुम मरने वाले हो, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और मिस जिया तो इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो सारी रात यहीं पर रुकी रही और कहा कि वो तुम्हें गार्ड करेंगी। फिर वो सामने की तरफ देखता और कहता है वैसे मिस जिया कहाँ पर है, वो तो अभी यहीं पर थी। जू पैन कहता है वो तो चली गई है और साथ ही जू पैन हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराता है उसका हार्ट मैजिक फिर से एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही उसका चेहरा भी ब्लश कर रहा होता है। मैं एक डीमन मैजिक एम्परर हूँ, मैं इस तरह के कर्ज से कैसे मुतासिर हो सकता हूँ, एक लड़की के ट्रीटमेंट की वजह से इस तरह मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैं अपने आप को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ ये हार्ट मैजिक भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जू पैन संभलने के बाद टोंगलिंग से कहता है मेरे साथ चलो, हम दोनों कियान लॉन्ग पवेलियन जा रहे हैं। टोंगलिंग उसे कहता है लेकिन यंग मिस्टर मास्टर वो यहीं पर है, क्या उन्हें भी साथ लेना है। जू पैन कहता है नहीं, उन्हें यहीं पर रहने दो। कल के वाकये के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी जल्दी यहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाला है, सब लोग डर चुके हैं क्योंकि अब 7 फैमिलीज के अलावा और कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जो कि हमसे पंगा लेना चाहेगी। टोंगलिंग जू पैन की बैक पर एक शाबाशी वाला थप्पड़ मारते हुए कहता है देखो आजकल तुम कितने ज्यादा समझदार मार्शल आर्टिस्ट बन गए हो, तुमने पूरी लू फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठा ली है, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद है इससे पहले तुम इतने ज्यादा समझदार नहीं हुआ करते थे, तुम तो सिर्फ हमारे बैकयार्ड में सफाई किया करते थे। फिर वो दोनों कियान लॉन्ग पवेलियन की तरफ चले जाते हैं। गेट पर जो दोनों सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं वो उनसे कहते हैं प्लीज जल्दी से अंदर आ जाए। वो उन्हें कहता है क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर रोकने नहीं वाले, कुछ दिन पहले तक तो तुम लोग मुझे
के जानते भी नहीं थे। एक गार्ड इसे कहता है इसी वजह से क्योंकि हम लोग आपको जानते नहीं थे। आप तो वाकई में एक बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर है, क्योंकि आप एक वीआईपी गेस्ट है, इसलिए हम आपको कैसे रोक सकते हैं, आप अंदर जा सकते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं, सामने लॉन्गलिंग खड़ी होती है, वो उसको देखते हैं, लॉन्गलिंग उनको देखती है, लेकिन साथ में पीछे की तरफ पलट जाती है। लॉन्गलिंग ज़ूपेन से कहता है अब इसको क्या हुआ, हमने तो इसे कुछ भी नहीं कहा। ज़ूपेन लॉन्गलिंग से कहता है मिस लॉन्गलिंग, क्या कियानलान पवेलियन वाले अपने गेस्ट को इस तरह ट्रीट करते हैं? लॉन्गलिंग उसे कहती है तुम लोग यहाँ पर गेस्ट नहीं हो, और साथ ही वो उस पर गुस्सा हो जाती है। ज़ूपेन उसे कहता है मिस लॉन्गलिंग, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम इस तरह बात बात पर गुस्सा नहीं हो सकती। बिजनेस में बहस करनी पड़ती है और बहुत सारी चालें भी चलनी पड़ती है। अगर तुम बात बात पर गुस्सा होती रहोगी तो तुम आगे नहीं बढ़ सकती। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा कजन है लॉन्ग जी, वो बहुत ज्यादा समझदार है, क्योंकि कल जब मैंने वहाँ पर यूक्वान को मारा था तो वो वहीं मेरे सामने खड़ा था। उसने वहाँ पर एक लफ्ज भी नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि ये सारा मेरा प्लान है और वो इस प्लान में फंस चुका है, और अगर वो वहाँ पर कुछ बोलेगा तो और ज्यादा मसला बिगड़ेगा, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से वापस आ गया। मुझे लगता है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट और समझदार है। बिजनेस में कभी भी अपने इमोशंस और इफेक्शंस को सामने मत रखो, सिर्फ अपने फायदे को सामने रखना चाहिए। अब चलो ये सारी पर्सनल बातें फिर कभी कर लेंगे, मैं यहाँ पर बिजनेस के हवाले से आया हूँ, हम लोग बिजनेस करेंगे। चलो फिर बिजनेस की बात करते हैं। अंकल जी भी बाहर आ जाते हैं और कहते हैं ज़ूपेन तुम फाइनली यहाँ पर वापस आ ही गए, चलो फिर बात करते हैं तुमने जो कुछ भी हमारे साथ किया है। जबकि लॉन्ग जी भी इनके साथ ही होता है। लॉन्ग जी ज़ूपेन की तरफ देखता है और कहता है कल जो बहुत ज्यादा जख्मी था, इतना कि चल भी नहीं सकता था, लेकिन अभी देखो ये बिल्कुल ठीक हो चुका है और इसके जख्म भी बच चुके हैं। ज़ूपेन मास्टर जी से कहता है मास्टर जी लॉन्ग को भी मेरे साथ बिजनेस करने दे, क्या आप यंग जनरेशन को मौका नहीं देने वाले? मास्टर जी हंसते हुए कहते हैं नहीं, कल तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया था, अगर तुम इसके साथ कोई बिजनेस डील करोगे तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ बना सकते हो। मैं तुम्हारे साथ बात करता हूँ, चलो आओ। अब मुझे पता है कि तुम्हारे पास फिर से एक प्लान है और तुम अपने उसी प्लान को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हो। मैं फिर से तुम्हारे यहाँ तो बेवकूफ नहीं बनने वाला, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो तो ये बूढ़ा तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट है। ज़ूपेन हंसते हुए कहता है अंकल जी आप तो बहुत ज्यादा महान है, मैं आपके साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, आप वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। मास्टर जी चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी करो बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए, फिर से यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? ज़ूपेन मास्टर जी से कहता है मैं अपनी लू फैमिली के लिए एक नया घर ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मुझे कोई घर रिकमेंड कर सकते हैं कि हम कौन सी जगह पर रह सकते हैं? मास्टर जी से कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगा? ज़ूपेन कहता है क्योंकि आपने हमारा कर्जा अदा करना है, और दूसरी बात आप लोग हम पर नजर भी रख सकते हैं कि हम लोग आज के बाद क्या करने वाले हैं। मास्टर जी के पास उनका हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कि लड़का दिमाग पढ़ सकता है। अभी मैं कल ही सोच रहा था कि हमें लू फैमिली पर नजर रखने के लिए उन्हें अपने पास ही रखना होगा ताकि वो योमिंग वैली वालों के साथ में मिल जाए, क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर जी कहते हैं हालांकि मैं काफी ज्यादा समझदार हूँ, लेकिन इस लड़के ने तो मुझे अपने हाथों पर नचा दिया है, पता नहीं इस बार इसका प्लान क्या है, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साथ ही ज़ूपेन मास्टर जी से कहता है मेरे पास एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे सकता हूँ। लॉन्गलिंग से कहती है तुम्हारे पास ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारी कियानलान पवेलियन के काम आ सकती है? ज़ूपेन कहता है मुझे पता है कि आप 7 एम्पायर्स फैमिलीज में काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है और आपके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा तगड़े हैं और आपको इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहीं से नहीं मिलेगी। मास्टर जी से कहती है पहले मुझे सुनने दो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन क्या है उसके बाद डिसाइड करेंगे। ज़ूपेन कहता है क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि यूमिंग वैली वाले बहुत ही जल्दी तुम लोगों पर अटैक करने वाले हैं? वो सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पर अटैक नहीं कर सकते। लॉन्ग जी कहता है मैंने उन पर नजर रखी हुई है, वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं प्लान कर रहे। लॉन्गलिंग उनसे कहती है मुझे लगता है कि ये फिर से हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। लॉन्ग जी से कहता है क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? ज़ूपेन कहता है नहीं मेरे पास सबूत नहीं है। ज़ूपेन कहता है मुझे बस इतना पता है कि मैंने जिस बंदे को वहाँ पर देखा है वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है, और साथ ही मास्टर काई भी उसे अपना मास्टर कह रहे थे और उसका नाम मास्टर जेन था। ये नाम सुनते ही मास्टर जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं कि अपनी फुल पावर को रिलीज कर देते हैं। ज़ूपेन पीछे की तरफ धकेला जाता है। ज़ूपेन कहता है इसका किलिंग इंटेंट तो बहुत ज्यादा है। मास्टर जू से पूछता है मास्टर जेन के साथ आपका क्या ताल्लुक है? लॉन्ग जी से कहता है ये दोनों आपस में दुश्मन है, मास्टर जू की एक आंख उसी ने निकाली थी, इसलिए उसका नाम सुनकर ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 8 का एंड होता है।